हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो आज बात करते हैं जो फॉरेस्ट्री का रिमेनिंग पार्ट रह गया था। अभी फॉरेस्ट्री ख़त्म ऑलमोस्ट नहीं हुई थी, तो ये जो बचा हुआ पार्ट था मैंने सोचा कि इसको कवर करा देते हैं, जिससे कि आपको फॉरेस्ट्री में अब कुछ बचा भी ना और फॉरेस्ट्री पूरा ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाए। तो इसमें मैं प्लान किया था कि फॉरेस्ट्री में छोटा छोटा करके कम से कम 4 या 5 वीडियो आपको डिलीवर्ड किया जाएगा, जिससे कि ओवरऑल फॉरेस्ट्री लगभग ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, इससे पहले जो फॉरेस्ट्री में फॉरेस्ट का रिपोर्ट पढ़ाए थे तो उसमें सारा कुछ आपको बताया गया था कि उसकी जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में कौन सी रिपोर्ट थी, 17वीं थी, पहली बार 1987 में आया था। और उसके बाद ये 13 जुलाई 2020 को इसको लॉन्च किया गया, 17वीं थी। ठीक है, भूपेंद्र यादव जी, सॉरी क्या नाम, भूपेंद्र रूपाला जी थे, वो यूनियन कैबिनेट से उन्हीं के मिनिस्ट्री में इसको लॉन्च किया गया। मिनिस्ट्री लॉन्च करने वाली मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड एनिमल डेयरिंग, ये क्या नाम है इसकी मिनिस्ट्री थी। और ये क्या नाम है नेशनल फॉरेस्ट्री एक्ट के तहत वो बताती है कि 33% तक हमारे यहाँ फॉरेस्ट होने चाहिए टोटल जियोग्राफिकल एरिया का, लेकिन है 80.9 मिलियन, मतलब 24.62% तक हमारे यहाँ जियोग्राफिकल मतलब यहाँ पे फॉरेस्ट हैं। और उसके बाद जितने मतलब इसमें कितने, उसमें कौन कौन सी डेटा देती है, तो फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर और मैनग्रोव कवर, उसके बाद कार्बन स्टॉक, ठीक है, और उसके बाद फायर फॉरेस्ट मॉनिटरिंग को देती है। ठीक है, इसकी रिपोर्ट ये मतलब इसकी जानकारी हमें देती है। और उसके बाद इसमें टाइगर रिजर्व थे, कुछ बायोमास थे, कुछ बम्बू के वो थे। तो ओवरऑल इसमें मतलब सब कुछ कंपाइल करके बताया गया था, जिससे कि आप लोगों को बेटर क्लियरिटी हो पाए कि फॉरेस्ट रिपोर्ट है होती क्या है। फॉरेस्ट रिपोर्ट इतना मोर देन सफिशिएंट है, इससे बाहर कहीं से क्वेश्चन नहीं आने वाले। ठीक है, बस आप लोग डेटा को याद रखिएगा कि जैसे मैंने बोला था ना कि जैसे एरिया वाइज बात करें तो एमपी सबसे अधिक है फॉरेस्ट में, परसेंटेज वाइज मिजोरम है। इंक्रीज कौन कर रहा है, कौन सा स्टेट, तो वो है आपका आंध्र प्रदेश। मैंग्रोव कहाँ पे सबसे अधिक है, तो सबसे नंबर 1 पे ओडिशा आता है, फिर महाराष्ट्र, देन कर्नाटका, और ऐसे करके। और उसके बाद क्या नाम है, कार्बन स्टॉक कितने हैं, तो कार्बन स्टॉक के डेटा को याद रखना। देन उसके बाद बम्बू कितने थे, तो पहले 13,800 कुछ करके बम्बू थे, अब 53,000 तक कर दिए गए हैं 2021 का जो डेटा, 2022 का जो डेटा रिलीज़ किया गया था। तो इस हिसाब से मेजर मेगा सिटीज़ में सबसे नंबर 1 पे कौन है, तो सबसे नंबर 1 पे याद करते रहेंगे, मतलब कर लेंगे, तो इससे ओवरऑल आपका ये होगा कि आपका फॉरेस्ट रिपोर्ट आपको छूटेगा नहीं, लगभग चीज़ें इसमें कवर हो गई हैं। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अब इसमें हम प्योर फॉरेस्ट्री को पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तो हमने फॉरेस्ट्री की रिपोर्ट को पढ़ा कि फॉरेस्ट्री बताती क्या है, कितने उसके डेटास वगैरह हैं, लेकिन अब हम फॉरेस्ट्री को पढ़ेंगे। पढ़ने को तो ये बहुत बड़ा, जैसे मैंने बताया पीसी कल्चर का सब्जेक्ट, जैसे पीसी कल्चर बहुत वास्ट सब्जेक्ट है ना, वैसे ये फॉरेस्ट्री भी बहुत वास्ट है। ठीक है, लेकिन हम उतना पढ़ेंगे जितना कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोर देन सफिशिएंट हो, और हमारे नॉलेज के भी पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब ठीक ठाक हो, मतलब हम इससे बेटर क्लियरिटी जनरेट कर पाएँ। ठीक, तो अब हम बात करते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री के। इसको मैंने शुरू में एक आके बोला कि इसको मैं 5 पार्ट में कवर करूँगा। ठीक है, 4 या 5 पार्ट में, छोटे छोटे पार्ट होंगे, ये तो थोड़ा लंबा जाएगा पार्ट, लेकिन इसके बाद जितने भी पार्ट आएंगे वो छोटे छोटे होंगे। उसमें हम कवर क्या करेंगे अभी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हम फॉरेस्ट्री के जनरल इंट्रोडक्शन को कवर करेंगे। जनरल इंट्रोडक्शन का मीन्स है जिसमें हम इसके फादर वगैरह को देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट को देखेंगे, कुछ फॉरेस्ट्री से रिलेटेड डेट को देखेंगे, डेट्स जो फॉरेस्ट रिपोर्ट से मतलब फॉरेस्ट से आती है उसको देखेंगे। ये हमारा पहला पार्ट इसमें कवर किया जाएगा। ठीक है, जो दूसरा पार्ट होगा उसमें हम सोशल फॉरेस्ट्री, एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री, सिल्वी कल्चर, जितनी भी टर्मिनोलॉजी हैं क्या नाम है इससे लेके फॉरेस्ट से लेके उसको हम कवर करेंगे। ठीक है, जो हमारा तीसरा वो आएगा, तीसरे में हम एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में बात करेंगे। ठीक है, वो भी छोटा वीडियो होगा। और लास्ट में फिर हम उसके बाद शिफ्टिंग कल्टीवेशन, टोंगा सिस्टम, ठीक है, इन दोनों को कवर करेंगे। क्या क्या चीज़ें होती है बस आप इसको अच्छे से और ध्यान से सुनते हुए चलिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, जिससे कि आपको ये फर्दर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ठीक, तो अब बात करते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री के जनरल इंट्रोडक्शन की। ठीक, अब यहाँ से आपकी पढ़ाई स्टार्ट होती है। अब बात करते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री के जनरल इंट्रोडक्शन की। तो पहला है कि फादर ऑफ फॉरेस्ट्री किसे कहते हैं। ये वर्ल्ड न लगा हो तो कोई कंसर्न वाली बात नहीं, उसको हम वर्ल्ड में ही कंसिडर कर लेते हैं। तो यदि क्वेश्चन में आ जाए कि फादर ऑफ फॉरेस्ट्री किसे कहते हैं, तो वो हैं गिफॉर्ड पिंचार्ड, जो कि यूएसए के रहने वाले थे। इनको हम फादर ऑफ फॉरेस्ट्री कहते हैं। ठीक है, यदि वर्ल्ड न लगा हो तो आप उसको ये मान के चलिएगा कि ये वर्ल्ड की ही बात कर रहा है। तो फादर ऑफ फॉरेस्ट्री कौन है, गिफोर्ड पिंचार्ड, जो कि यूएसए के रहने वाले हैं, अमेरिका के। ठीक, जो दूसरा है वो है फादर ऑफ मॉडर्न एग्रो फॉरेस्ट्री या इंडियन एग्रो फॉरेस्ट्री। फादर ऑफ मॉडर्न एग्रो फॉरेस्ट्री या इंडियन एग्रो फॉरेस्ट्री, वो किनको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है पी के नायर साहब को। ठीक है,
पीके नैयर साहब हैं, उन्हीं को हम क्या नाम है फादर ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री और इंडियन एग्रो फॉरेस्ट्री के नाम से जानते हैं। इसको ध्यान से सुनिएगा, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होगा। एक है फादर ऑफ फॉरेस्ट्री, ये है फादर ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री, ठीक है। और इनका एक सोशल फॉरेस्ट्री पे इनका एक बड़ा अच्छा डेफिनेशन आया था। आगे जब सोशल फॉरेस्ट्री बताएंगे तो उसको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो पहला हो गया फादर ऑफ फॉरेस्ट्री गिफॉर्ड पिंचियार्ड, जो कि यूएसए के हैं। दूसरा है फादर ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री या इंडियन एग्रो फॉरेस्ट्री, वो हैं क्या नाम है पीके नायर साहब, ठीक। फिर तीसरा है फादर ऑफ इंडियन फॉरेस्ट या फादर ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट या फादर ऑफ साइंटिफिक फॉरेस्ट या फिर फादर ऑफ मॉडर्न फॉरेस्ट। ये जितनी भी उपाधि हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे कहीं पे भी एग्रो शब्द नहीं है। जहाँ पे एग्रो आपको दिखे फादर ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री, सीधा आप टिक करेंगे। जहाँ पे एग्रो शब्द दिख जाए एग्रो फॉरेस्ट्री, वो है पीके नायर साहब। लेकिन जहाँ पे कोई भी फॉरेस्ट्री ना दिखे, मतलब कोई भी एग्रो शब्द ना दिखे, तो वहाँ पे बस आप आँख बंद करके बस ये मतलब याद रखिएगा कि वहाँ पे सर डाइचिट बेंड्रिस, वो क्या नाम है फादर ऑफ इंडियन फॉरेस्ट या फादर ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट या फादर ऑफ साइंटिफिक फॉरेस्ट या फादर ऑफ मॉडर्न फॉरेस्ट, इनको 4 उपाधियाँ मिली हैं, ठीक है। इनका बहुत बड़ा योगदान है। कभी आर्टिकल इनका पढ़ना तो मतलब आपको रियलाइज़ होगा कि इन्होंने जंगल के संरक्षण के लिए अपने पूरा लाइफ मतलब बहुत बड़ा योगदान दिया है। जैसे सुंदरलाल बहुगुणा जी थे ना, सुंदरलाल बहुगुणा जिन्होंने चिपको आंदोलन मूवमेंट किया था, मतलब चिपको आंदोलन को का लीडरशिप किया था, वैसे जस्ट लाइक ये भी हैं सर डाइचिट बेंड्रिस, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जंगलों के कंजर्वेशन के लिए अपना बहुत अहम भूमिका मतलब निभाई थी, ठीक है। और इनके नेतृत्व में बहुत सारे पौधों का प्लांटेशन किया गया, इसीलिए इनको फादर ऑफ इंडियन फॉरेस्ट भी कहते हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री आए तो पीके नायर, एग्रो आ गया तो पीके नायर। और यदि जहाँ पे एग्रो वगैरह शब्द नहीं हो, इंडियन फॉरेस्ट की सीधा सीधा बात की जाए तो वो हैं सर डाइचिट बेंड्रिस, ठीक है। और यदि वर्ल्ड की बात की जाए तो वो गिफॉर्ड पिंचियार्ड, ठीक है, वो क्या नाम है वर्ल्ड के हैं। ये जो टर्म सोशल फॉरेस्ट्री है, बड़ा चलन है सोशल फॉरेस्ट्री का। आप लोगों को जब मैं पढ़ाऊंगा सोशल फॉरेस्ट्री तब आपको समझ में आएगा कि सोशल फॉरेस्ट्री एक्चुअल होती क्या है, ठीक है। तो सोशल फॉरेस्ट्री जो टर्म है, जो शब्द है, उसको सबसे पहली बार क्या नाम है वेस्टो बाय ने सबसे पहले उसको दिया था, ठीक है। जो टर्म है सोशल फॉरेस्ट्री, उसको सबसे पहले वेस्टेबॉय नामक वैज्ञानिक ने, ये सारा जनरल इंट्रोडक्शन का पार्ट चल रहा है, ठीक है। तो जो टर्म है सोशल फॉरेस्ट्री, उसको वेस्टोबॉय नामक क्या नाम है साइंटिस्ट ने उसको सबसे पहले दिया था। और उसके बाद बात कर लेते हैं, ये तो कुछ जनरल इंट्रोडक्शन को लेके थी। अब बात कर लेते हैं फॉरेस्ट से रिलेटेड कुछ डेट को, या फॉरेस्ट्री से रिलेटेड कुछ डेट को, ठीक। तो फॉरेस्ट्री से रिलेटेड जो डेट है उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है वर्ल्ड फॉरेस्ट डे कब मनाया जाता है, किस दिन को। तो वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, या जिसको हम विश्व जंगल दिवस कह सकते हैं, वो मनाया जाता है 21 मार्च को, ठीक, याद रखना। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे 21 मार्च को मनाया जाता है। और वर्ल्ड प्लांटिंग डे, ठीक है, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, थोड़ा पापा आ गए थे, तो ठीक है। तो चलिए बात करते हैं वर्ल्ड फॉरेस्ट डे कब मनाया जाता था, 21 मार्च को, और उसी दिन वर्ल्ड प्लांटिंग डे भी मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये जितने भी डेट्स आपको मैं बताऊंगा, ये सारे के सारे डेट रिलेवेंट होंगे फॉरेस्ट से, ठीक है। जितने भी फॉरेस्ट्री से रिलेटेड होंगे, फॉरेस्ट्री में आने वाले जितने भी डेट्स वगैरह होंगे उसको, और साथ ही साथ फॉरेस्ट में रहने वाले कुछ स्पेसिफिक एनिमल्स के बारे में हम बात करेंगे। तो एक आ गया समझ में कि वर्ल्ड फॉरेस्ट डे और वर्ल्ड प्लांटिंग डे 21 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड वुड डे यानी विश्व लकड़ी दिवस, वो भी 21 मार्च को मनाया जाता है। तो 3 डेट एक ही दिन मनाया जाता है, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, वर्ल्ड प्लांटिंग डे और वर्ल्ड वुड डे। इसको मतलब अच्छे से याद रखना, ठीक। इसके बाद एक डे मनाया जाता है एक दिन बाद, जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड वाटर डे, ठीक है, या विश्व जल दिवस। 21 के बाद 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। 3 डेट एक ही दिन मनाया जाता है, वही फॉरेस्ट, प्लांटिंग और वुड। और उसके बाद वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद अर्थ डे, इसमें वर्ल्ड नहीं लगा सकते क्योंकि अर्थ तो पूरे वर्ल्ड में होती ही होती है। तो जो अर्थ डे है वो हमारा 22 अप्रैल को, ठीक 1 महीने बाद, ठीक है। इसको याद करने का एक बहुत अच्छा मैं ट्रिक बताता हूँ आपको। सबसे पहले पानी, उसके बाद पृथ्वी, पानी पे पृथ्वी आया और वहाँ से बायोडाइवर्स हो गया। अब इसको समझिए, ये ट्रिक है। 22 मार्च को पानी आया, 22 अप्रैल को पृथ्वी पे, और 22 मई को वो डाइवर्ट हो गया, मतलब बायोडाइवर्स हो गया है, ठीक है। तो 22 मई को बायोडाइवर्सिटी डे, 22 अप्रैल को
क्या नाम है, अर्थ डे, और 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। ठीक है, आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। ठीक है, 22 मार्च ठीक एक महीने बाद 22 अप्रैल को वाटर डे, 22 अप्रैल को अर्थ डे, और ठीक उसके एक महीने बाद फिर 22 मई को बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है। ठीक, फिर आप बात करते हैं वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। हर एक क्वेश्चन, मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा, अरे सॉरी, कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं होगा जहाँ पे इसको पूछा ना जाए। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कब मनाया जाता है इसमें, लेकिन ज़रूर कमेंट करिएगा। ठीक है, जिससे मुझे ये पता चल रहा है कि आप लोग वीडियो को देखते हैं कि नहीं। उसके बाद इंटरनेशनल टाइगर डे, वो कब मनाया जाता है, तो इंटरनेशनल जो टाइगर डे है वो 29 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस, वो आपका मनाया जाता है 11 जुलाई को। ठीक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को मनाया जाता है। उसके बाद वर्ल्ड एलिफेंट डे, टाइगर डे 29 जुलाई, और एलिफेंट डे वो 12 अगस्त को। ठीक है, जो आने वाला अगस्त है उसके दिन, उस 12 अगस्त के दिन हम वर्ल्ड एलिफेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद एक है नेशनल हनी बी डे। ठीक है, जो नेशनल हनी बी डे है ये पहले जो है ये अगस्त के तीसरे सैटरडे को, ठीक है, अगस्त के तीसरे सैटरडे को मनाया जाता था। अगस्त का जो तीसरा सैटरडे आता था उसी के दिन हम लोग नेशनल हनी बी डे मनाते थे। लेकिन 2017 के बाद लोगों ने कहा कि इसका एक स्पेसिफिक मतलब वो रखा जाए, स्पेसिफिक एक डेट रखा जाए, तो 20 मई को, 2017 के बाद 20 मई को क्या नाम है, फादर ऑफ एपीकल्चर जो एंटोन जंसा थे, ठीक है, फादर ऑफ एपीकल्चर यानी मधुमक्खी पालन के जो फादर थे एपी जंसा, उन्हीं के जन्मदिन के दिन, यानी उनके बर्थडे के दिन, क्या कह सकते हैं, उनके बर्थडे के दिन क्या नाम है 20 मई को अब नेशनल हनी बी डे मनाया जाता है। ठीक, इसको याद रखना। फिर एक है ओजोन डे। ठीक है, ओजोन डे जो कि 16 सितंबर को मनाया जाता है। उसके बाद वर्ल्ड सॉइल डे जो कि आपका 5 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये तो जितने मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट हैं जिसको आप जरूर से याद कर लीजिएगा। ठीक है, यदि याद ना हो पाए तो कोई कंसर्न और कोई तनाव वाली बात नहीं, मैं इसका अपना जो नोट्स का फोटो होगा मैं उसको भेज दूंगा, जिससे कि आप लोग ईजिली उसको कवर कर पाएंगे। ठीक, अब जो नेक्स्ट है वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट, जो कि क्या नाम है एग्रो फॉरेस्ट्री या फॉरेस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, फॉरेस्ट से रिलेटेड जितने इंस्टीट्यूट है अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। टोटल 13 या 14 इंस्टीट्यूट हैं। अब उसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा जल्दी करके। ठीक, तो सबसे नंबर 1 पर कजरी, CAZRI, जिसको कजरी कहते हैं, मतलब सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि जोधपुर में है। ठीक है, 1959 में इस्टेब्लिश किया गया कजरी, CAZRI सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि जोधपुर राजस्थान में है। दूसरा है AFRI का मतलब होता है एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी जोधपुर राजस्थान में है। जहाँ पे एरिड शब्द दिख जाए वहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि वो जितने भी लोकेटेड हैं वो राजस्थान या जोधपुर के राजस्थान में लोकेटेड हैं। ठीक, अब है FRI। ठीक, FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये देहरादून में है। ये बहुत सुंदर जगह है, कभी मौका मिले, कभी जॉब वॉब लगे आपकी तो इसको ज़रूर विज़िट करिएगा। ये FRI है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि देहरादून में है। मैंने भी कभी विज़िट नहीं किया, लेकिन कभी कभी गूगल पे या यूट्यूब पे इसका वीडियो देखते हैं तो अच्छी जगह दिखती है, मतलब अच्छी है तो होगी ही अच्छी। तो FRI जो है वो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि देहरादून उत्तराखंड में है। ठीक, उसके बाद इक्रिफी की बात करते हैं, ICFRI जिसको कहते हैं इंडियन काउंसिलिंग ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि ये भी देहरादून में है। ठीक है, तो आपके उधर एरिड वाले दोनों जोधपुर में हो गए, और ये जो FRI है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी देहरादून उत्तराखंड में है, और ACFRI, ठीक है, ये भी देहरादून में स्थित है। एक है TFRI का मतलब होता है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि जबलपुर MP में है। ठीक है, जहाँ पे सबसे अधिक जंगल पाए जाते हैं वहाँ पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश्ड है। ठीक, NWDB, ठीक है, नेशनल वेटलैंड डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है, नेशनल वेटलैंड डेवलपमेंट बोर्ड, जो कि गुड़गांव हरियाणा में स्थित है। 1985 में इसको बनाया गया है, नेशनल वेटलैंड डेवलपमेंट बोर्ड। आपको पता है कि वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? वेटलैंड डे 2 फरवरी को हम लोग वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, 2 फरवरी को हम लोग वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट करते हैं, और जो नेशनल वेटलैंड डेवलपमेंट बोर्ड है वो है गुड़गांव हरियाणा में। ठीक, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट 7वां है वो है क्या नाम, ICRAF का मतलब इंटरनेशनल काउंसिल फॉर रिसर्च इन एग्रो फॉरेस्ट्री। ठीक है, जो सबसे पहले नाइजेरिया केन्या में
1978 में बनाया गया, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर रिसर्च इन एग्रो फॉरेस्ट्री, जो कि नाइबेरी केन्या एक देश है, वहाँ पे ये स्थित है। एक है IGFRI बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि झांसी क्या नाम है आपके झांसी, जो कि झारखंड में स्थित है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो 9वां है वो है साल्ट वो नमक नहीं, खाने वाला नमक नहीं, ये भी इंस्टीट्यूट है जिसको कहते हैं सस्टेनेबल एग्रो फॉरेस्ट्री लैंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, सस्टेनेबल एग्रो फॉरेस्ट्री यानी साल्ट का मतलब हो गया कि यहाँ पे हम एग्रीकल्चर के साथ साथ फॉरेस्ट और उस लैंड के यूटिलाइजेशन के बारे में जो भी इंस्टीट्यूट उसका पूरा रिसर्च करता है उसको हम इसमें मतलब इसमें हम इसको कंसिडर करते हैं। तो साल्ट का मतलब है कि सस्टेनेबल एग्रो फॉरेस्ट्री एंड लैंड टेक्नोलॉजी। ठीक, और उसके बाद जो हमारा 10वां है वो है, जो 10वां है वो इंस्टीट्यूट नहीं है, वो जो आप जानते हैं ना कि जो इंडियन जर्नल ऑफ फॉरेस्ट्री जो पब्लिक की जाती है वो कहाँ से की जाती है, तो वो झांसी से। जो इंडियन जर्नल जो हर 3 महीने या 6 महीने पे, ठीक है 6 महीने या 1 साल पे आती है, क्लियर करके मैं बता दूंगा, जो इंडियन जर्नल ऑफ फॉरेस्ट्री पब्लिक की जाती है। ठीक है, वो इंडियन जर्नल समझते हैं आप लोग, जनरल क्या होता है, जनरल का मतलब होता है कि उसमें फॉरेस्ट के डेटास होते हैं। ठीक है, जैसे FRI में डेटा होते हैं ना कि कितना जंगल बढ़ा, कितना जंगल घटा, कितना में क्या है सब कुछ, वो जैसे क्या नाम है फॉरेस्ट के बारे में बताता है, सेम वही जनरल वही होता है कि जो फॉरेस्ट के पूरे ओवरऑल समरी को बताता है। तो जो इंडियन जर्नल ऑफ फॉरेस्ट्री है वो कहाँ से पब्लिक की जाती है, तो वो आपकी झांसी से पब्लिक की जाती है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट वो कहाँ पे स्थित है, तो वो है लखनऊ में, आपके उत्तर प्रदेश जो लखनऊ अपना है ना, यहाँ सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट वहीं पे स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है एपीडा बहुत बड़ा रोल है, एपीडा का मैं सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा अलग से। ठीक है, तो एपीडा क्या है, एपीडा का फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि न्यू दिल्ली में। एपीडा का फिर से सुन लीजिए, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, जो कि न्यू दिल्ली में इस्टेब्लिश्ड है। अब बात करते हैं IIPM के बारे में। ठीक, तो IIPM क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांटेशन मैनेजमेंट, जो कि बेंगलोर में स्थित है। एक है IWST, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि ये भी बेंगलोर में है। जितने भी आप वीड से रिलेटेड जितने भी इंस्टीट्यूट पढ़ेंगे मोस्टली वो जितने भी हैं वो सारे के सारे MP में हैं, लेकिन यहाँ पे जो एक अकेला इंस्टीट्यूट है जो कि इंडियन ऑफ वीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि बेंगलोर में स्थित है। एक है एग्रो फॉरेस्ट्री सेंटर, वर्ल्ड एग्रो फॉरेस्ट्री जो सेंटर है वो नाइबेरी वही केन्या में, जो सबसे पहले इंटरनेशनल काउंसिल फॉर रिसर्च इन एग्रो फॉरेस्ट्री बना था वहीं पे ये भी स्थित है नाइबेरी में। ठीक, जो सोशल फॉरेस्ट्री है इसको सबसे पहली बार किसने बताया था, इसका बहुत चलन है, जब आएगा ना तो मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि क्यों इसका चलन है, गवर्नमेंट इस पर क्यों जोर दे रही है। तो जो सोशल फॉरेस्ट्री उसको सबसे पहले रिकमेंड किया गया था, मतलब रिकमेंड की थी नेशनल एग्रीकल्चर कमीशन ने 1976 में। ठीक है, मतलब रिकमेंड का मतलब होता है लोगों को बताए थे कि आप सोशल फॉरेस्ट्री को करिए। ठीक है, न कि आप जितने नेचुरल फॉरेस्ट है। सोशल फॉरेस्ट्री होती क्या है जब मैं उसको बताऊंगा तब आप समझ पाएंगे कि सोशल फॉरेस्ट्री पर गवर्नमेंट क्यों जोर दे रही है। तो जो सबसे पहले सोशल फॉरेस्ट्री मैंने वो बताया था, सोशल फॉरेस्ट्री टर्म किसने दिया था, वेस्टोवोगी नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, या वेस्टोबाई नामक साइंटिस्ट ने। और जो सोशल फॉरेस्ट्री रिकमेंडेशन है वो नेशनल एग्रीकल्चर कमीशन, जो कि 1976 में मतलब उन्होंने बताया था कि सोशल फॉरेस्ट्री करिए। ठीक है, नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी को कब लाया गया, 2014 में। नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी को 2014 में लाया गया। फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया, जो फर्स्ट बायोस्फीयर ऑफ इंडिया कहाँ पे है, नीलगिरी बायोस्फीयर। ठीक है, नीलगिरी बायोस्फीयर जो कि सबसे पहली बायोस्फीयर रिजर्व थी इंडिया की। फिर उसके बाद बात करते हैं फर्स्ट हमारा जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पे स्थित था, तो जो सबसे पहला वर्ल्ड का नेशनल पार्क है वो येलोस्टोन नेशनल पार्क, जो कि USA में बनाया गया था। नेशनल पार्क समझते हैं ना, राष्ट्रीय उद्यान जिसे कहते हैं, जहाँ पे लोग विजिट करने जाते हैं। तो सबसे पहले अमेरिका में क्या नाम है, येलोस्टोन नेशनल पार्क बनाया गया। और इंडिया में सबसे पहले बात करें तो कौन सा पार्क बनाया गया था नेशनल, तो वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि नैनीताल उत्तराखंड में, ये भी बहुत सुंदर जगह है। ठीक है, पहला वर्ल्ड की बात करें तो USA में सबसे पहले बनाया गया था येलोस्टोन नेशनल पार्क, और जो इंडिया में बात करें तो सबसे पहले इसको उत्तराखंड में बनाया गया, जिसको हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। वहाँ पे ह्यूमन और टाइगर दोनों को रखा जाता है।
मतलब कहने का मतलब है कि साथ नहीं रखा जाता, मतलब वो दूर दूर रहते हैं, लेकिन वहाँ पे ह्यूमन को विजिट करने के अलाउ किया जाता है, ठीक है। और वहाँ पे टाइगर भी रहते हैं। बात करें लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व की, मतलब कहाँ ऐसा कौन सा मतलब ऐसे कौन से राज्य हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइगर रिजर्व है, मतलब जो चीते रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा मात्रा मतलब उनकी संख्या पाई जाती है। तो टाइगर रिजर्व की बात करें तो सबसे नंबर 1 पे आपका एपी या आंध्र प्रदेश आता है। और सबसे कम ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे टाइगर रिजर्व सबसे कम है, तो वो है आपका राजस्थान। सबसे अधिक आंध्र प्रदेश और सबसे कम राजस्थान, ठीक है। और एक और टर्म है अमेजोन को लेके। अमेजोन जो जंगल है, अमेजोन वो शॉपिंग करने वाला नहीं, जो जंगल है अमेजोन, अमेजोन रेन फॉरेस्ट, इसको हम क्या नाम है, लंग्स ऑफ प्लैनेट भी मानते हैं, ठीक है। अमेजोन रेन फॉरेस्ट को हम लंग्स ऑफ प्लैनेट भी मानते हैं। अमेजोन का जंगल जानते हैं ना, सबसे विश्व का सबसे बड़ा जंगल है, तो इसको हम लंग्स ऑफ प्लैनेट या पृथ्वी का फेफड़ा मानते हैं। क्यों कहते हैं इसको पृथ्वी का फेफड़ा? क्यों इसलिए कहते हैं क्योंकि मान लीजिए कि किसी कारणवश यदि मान लीजिए कि आपने अमेजोन जंगल को पूरी तरीके से काट दिया ना, यदि पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया, जितना बड़ा है वो पूरी तरीके से उसको एकदम ख़त्म कर दिया, तो ये आप मान के चलिएगा कि वहाँ पे क्या नाम है, पृथ्वी पे ऑक्सीजन का लेवल घट जाएगा, ठीक है। मतलब वो इस कदर कार्बन को एब्जॉर्ब करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। मतलब उतना बड़ा जंगल है, यदि आपने उसको पूरी तरह से कट कर दिया ना, तो ऑक्सीजन का लेवल घट जाएगा और फिर उसके बाद जो सिविलाइजेशन है, मानवीय सभ्यता है, वो नहीं बच पाएगी। तो उस केस में इसीलिए उसका नाम लंग्स ऑफ प्लैनेट भी दिया गया है, या पृथ्वी का फेफड़ा उसे कहते हैं, किसको? अमेजोन रेन फॉरेस्ट को या अमेजन के जंगल को, ठीक है। तो ये थी कुछ जनरल इंफॉर्मेशन, जो कि क्या नाम है, आप लोग इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप फादर को याद करिएगा, कुछ डेट हैं उसको याद करिएगा, और जो मोस्ट इंस्टीट्यूट हैं आप उसको याद करिएगा। या वीडियो से समझ में नहीं आता, ठीक है, चीज़ें, क्योंकि इसमें कुछ समझाने वाली चीज़ें नहीं थी, बस बताते हुए चलिए। यदि समझ में आएगा तो मैं अपना नोट्स भी इसमें भेज दूंगा आपको, ठीक है, जिससे कि आप लोग उसको पढ़ के अच्छे तरीके से आप उसको वो कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।